Hello students, all of you are welcomed in एग्ज़ाम स्टेशन यूट्यूब चैनल। आप सबका एग्ज़ाम स्टेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं हूं रवि और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की इंग्लिश की सीरीज़ में आज हम पहुंच चुके हैं कंजक्शन पर। तो आज की वीडियो किस पे होने वाली है, हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जो हमारे साथी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश एयरफोर्स की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, उसको फॉलो करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। तो कंजक्शन क्या होता है, जैसा कि नाम से ये बता रहा है, कंजक्शन यानी जोड़ना। तो कंजक्शन जो हमारा इंग्लिश का वर्ड है वो हमारा जोड़ने के अर्थ में आता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन। तो कंजक्शंस आर used to express relationship between things in a sentence, link different clauses together and to combine sentence। यानी जो कंजक्शन होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बिटवीन थिंग्स। तो हमारे पास ये थिंग्स क्या होती हैं, थिंग्स वही हैं हमारे नाउन हुई, प्रोनाउन हुई, कोई भी दो नाउन हुई, कोई दो प्रोनाउन हुए, उनके बीच में संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। और आगे क्या दिया हुआ है, लिंक डिफरेंट क्लाउजेज। तो ये डिफरेंट क्लाउजेज को टुगेदर यार एक साथ जोड़ते हैं और कंबाइन सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं। तो हम हिंदी में इसकी क्या एक हिसाब से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कंजक्शन वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जो दो से अधिक शब्दों में क्या आएगा हमारा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आदि, और शब्द समूह, फ्रेजेस, क्लाउजेज, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं सभी तरह के। पहला है हमारा भाई, राम एंड श्याम विल कम। तो राम और श्याम आएंगे, राम एंड श्याम विल कम। तो राम क्या है हमारा, नाउन, और श्याम भी हमारा नाउन है। तो राम एंड श्याम विल कम, राम और श्याम आएंगे। तो एंड हमारा यहाँ पर क्या है, कंजक्शन। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, शी सेड दैट शी वुड कम। उसने कहा था कि वह आएगी। तो हमारे पास सी सैड एक क्लाउज है, शी सैड कम एक क्लाउज है। तो ये दोनों को जोड़ने वाला हमारा दैट क्या है, कंजक्शन। ऐसे ही नीचे हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। यह जानना मुश्किल है कि तुम सिलेक्ट हुए या नहीं तुम। तो उसके लिए हमारा ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो एक अलग सेंटेंस है हमारा, यू आर सिलेक्टेड और नॉट एक हमारा दूसरा सेंटेंस है। दोनों को जोड़ने के लिए जो शब्द या वर्ड यूज़ किया गया है वह है वेदर, जिसको कहते हैं हम कंजक्शन। चलिए आगे चलते हैं, कंजक्शन के टाइप पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। मेनली तो हम कंजक्शन के दो ही प्रकार पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। लेकिन हमारे यहाँ हम चार तरह के भी कई बुक्स में दिए होते हैं, तो हमने चारों को यहाँ पे सम्मिलित किया है, कोरिलेटिव एंड कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे वो होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज को दर्शाते हैं या जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को जोड़ते हैं। कोरिलेटिव कुछ रिलेशन दिखाते हैं, और कंपाउंड हमारे शब्दों के समूह होते हैं। इनको हम आगे और विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइंस टू सिमिलर सेंटेंस, क्लाउजेस एंड फ्रेजेस। तो जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो वर्ड्स को जोड़ते हैं जो कौन से हों, सिमिलर हो, यानी एक जैसे हों, जिनमें कुछ ना कुछ समानता हो, उस प्रकार के क्लाउजेज और फ्रेजेस को जोड़ते हैं। इसमें ज़्यादातर हम ऐसे सेंटेंसों को या क्लाउज फ्रेजेस को जोड़ते हैं जो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं, यानी उनका डिफरेंट मीनिंग अलग अपने आप होता है। उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज और फ्रेजेस। यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज और फ्रेजेस को
जोड़ने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। जैसे इसमें हम एक आप ट्रिक ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज से बनता है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज क्या होते हैं, जो अपना अलग अर्थ रखते हैं, उनको प्रिंसिपल क्लाउज पे उनकी डिपेंडेंसी नहीं रहती। तो यदि हम किसी भी सेंटेंस जो हमारा है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है उसको हम अलग अलग करें, यानी दोनों क्लाउजेस को सेपरेट करें, तो वन जो हमारा पहला होगा वो तो एक प्रिंसिपल क्लाउज की तरह बिहेव करेगा या बनेगा, और जो दूसरा होगा वो कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज हमारा प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो अपना अलग थोड़ा अर्थ निकालता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पहला प्रिंसिपल बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं एंड, बट, यट, ये तीनों हमारे मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हम टाइप्स इसमें आगे पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले सकते हैं, ही रीड्स द नोट्स एंड रिटर्न टू मी। तो यहाँ पे एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। शी वर्क हार्ड यट शी फेल्ड, तो ये हमारा यट यहाँ पर क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप देखते हैं। इसके हमारे पास 4 टाइप हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडसर्वेटिव एंड इलेटिव। पहला पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन जॉइंस टू सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन ज़्यादातर किसी दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट नाउन और प्रोनाउन जिनका अलग अलग स्वयं का अर्थ हो। दीज आर एंड, ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन आदि होते हैं। इनके एग्जाम्पल है हमारे पास एंड, ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू एंड नो लेस देन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, ही इज़ रिच एंड हैप्पी। तो रिच हमारा यहाँ कहाँ क्या है, हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पर आप एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा। ही इज़ रिच एंड हैप्पी, तो रिच हमारा क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, एंड हैप्पी भी हमारा एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में जो एंड है हमारा वो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जो रिच एक एडजेक्टिव एंड हैप्पी एक एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। अब आगे चलते हैं, राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। राम के साथ साथ और श्याम भी आ रहा है। तो राम हमारा अलग एक नाउन है और श्याम भी हमारा नाउन है, दोनों को जोड़ने वाला एज वेल एज हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिव कंजक्शन जॉइंस टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या होती है, चॉइस होती है, हमको ए बी सी डी में से कुछ चूज करना होता है। यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउंस। तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं, यानी उसमें कुछ चॉइस होती है, उसमें चुनना होता है। मीन्स वेयर वी हैव टू चूज वन। तो हमको अगर दो, या अगर हमारा कंजक्शन दो सेंटेंस, दो नाउन, दो प्रोनाउन को जोड़ता है तो उसमें से हमें कोई ना कोई एक चीज़ को चूज करने का बोध होता है, या अर्थ प्रकट होता है कि हमें उसमें से कुछ चुनना है, तब उसका एक अर्थ प्रकट होता है। यानी कहते हैं ना आइदर और नाइदर, ये किस करते हैं, कैसा अर्थ प्रकट करते हैं, या यह है या वह है। तो इसमें हमारा चुनाव तरह का एक अर्थ निकलता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो हमारे कंजक्शन यूज होते हैं वो होते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। और जैसा कि अर्थ आपको दिखाई रहा है कि अल्टरनेटिव का मतलब एक के बाद एक, यानी एक ये, एक बार ये, एक के बार ये, एक के बार ये। तो इसमें क्या हुई, चॉइस हुई। अब इसके एग्जाम्पल से पहले लेते हैं कि कौन कौन से हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। तो ये हमारे तीनों चारों क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन। इनको आप नोट कर लें, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें, नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि लास्ट में जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो हम डायरेक्ट बार बार में आपको रूल्स तो बताएंगे नहीं, तो इनको आप याद रखें। अब लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे।
या तो चुपचाप बैठो या जाओ, या तो चुपचाप तुम पढ़ लो या जाओ। तो ये आइदर क्या है हमारा, आइदर और, ये दोनों हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिखाते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसमें हमारा क्या है, एक चुनाव है, आइदर सिट क्वाइटली, या तो चुप बैठो या जाओ। तो हमारे दो सेंटेंस अलग अलग हुए जिसमें हमें एक तरह से चुनाव करना है कि या तो यह काम करो या यह काम करो। इसी तरह का तो बोध हो रहा है इसमें। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, या तो यह काम करो या यह करो। तो इस हिसाब से जो सेंटेंस हमारे पास आते हैं उनको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन होते हैं वो अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। कौन से अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज हुआ है, आइदर और। सेकंड वाले में है यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, या तो तुम्हें तेज भागना पड़ेगा या तुम अपनी ट्रेन को छोड़ दोगे, या छोड़ पाओगे यानी आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। तो ये हमारे पास क्या है, एल्स अल्टरनेटिव कंजक्शन है जो एक तरह से चुनाव दिखा रहा है, या तो आपको तेज भागना पड़ेगा या आपको ट्रेन छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप, और या कहें कि चूज़ वन चूज़, चॉइस की जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें हम अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, वे कंजक्शन जो दो सेंटेंस या दो वाक्य संज्ञा सर्वनाम को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी सेंटेंस में वो एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विच आर अपोजिट टू ईच अदर, वो अपोजिट हो या ना हो, सेंटेंस में अपोजिट का अर्थ प्रकट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं, जो उस सेंटेंस में इन नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं। हमारे पास कौन से हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन, बट, यट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरथलेस, व्हाइल एंड वेयर। तो वेयर एज, बट, यट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरथलेस, व्हाइल, ये हमारे क्या हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। तो एग्जांपल देखते हैं, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, वह धनवान है या कहें रिच है, अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। तो ये दोनों हमारे पास एक हिसाब से अपोजिट या कहें विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसके पास पैसा तो है लेकिन खुशी नहीं है। तो इसके लिए जो बट यूज हुआ है वह क्या अर्थ दिखाता है, अपोजिट अर्थ दिखाता है। ही इज रिच एक अलग क्लाउज है हमारे पास, अलग फ्रेज है जो अलग अर्थ दिखा रहा है, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी ये अलग अर्थ दिखा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो कंजक्शन है बट, ये है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब एडवर्सेटिव कंजक्शन का सेकंड एग्जांपल, ही इज इंडस्ट्रियल स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, वह इतना अच्छा पढ़ता था, इंडस्ट्रियस था लेकिन इंटरेस्टेड था, लेकिन ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, स्टिल वह तब भी नहीं गुड मार्क्स स्कोर कर पाया। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, इलेटिव कंजक्शन जॉइन सेंटेंस इन विच वन इज द रिजल्ट ऑफ अनोदर, यानी उसमें एक जो सेंटेंस होता है वो दूसरे के रिजल्ट पे निर्भर करता है, या कहें कि एक दूसरे का कारण बनता है। अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, उसको दिखाने वाले सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई विल इल सो आई कुड नॉट कम, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो इसलिए सो जो हमारा है वो है इलेटिव कंजक्शन। इसमें ज़्यादा हमारे पास कंजक्शन के एग्जाम्पल नहीं है, ये टाइप भी बहुत कम पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास सेकंड टाइप, पहला हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइंस टू क्लाउज सेंटेंस इन विच वन हैज सम डिपेंडेंसी ऑन अदर। तो पहले में जो था हमारे पास, जो भी क्लाउज या सेंटेंस होंगे जो कंजक्शन से जुड़े होते हैं, उसमें दूसरा कंजक्शन पहले पे डिपेंड नहीं होता था, दोनों की अलग अलग इंडिपेंडेंट थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी जरूर होती है। इफ़ वी सेपरेट बोथ क्लाउज then one is formed as principal clause, another one is subordinating clause। यानी कि अगर हम subordinating clause में दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दें तो वो
किसी न किस अपने दूसरे क्लाउज के बिना अर्थ प्रकट नहीं कर पाएंगे। यानी पूरी तरह आश्रित हो सकते हैं, पूरी तरह नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी जरूर रहेगी। इसलिए पहला जो क्लाउज बनेगा वो प्रिंसिपल क्लाउज बनेगा, सेकंड होगा सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाने के लिए जो कंजक्शन यूज होते हैं वो इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दिखाता है यू वर्क हार्ड, यदि तुमने परिश्रम किया तभी तुम सफलता को प्राप्त करोगे। या कहें इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, तो आप तभी सफलता को प्राप्त करोगे जब आप वर्क हार्ड करोगे, या कहें कि परिश्रम करोगे। तो इसमें डिपेंडेंसी है, यू विल नॉट सक्सीड अनटिल यू वर्क हार्ड, तो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी दिखा रहा है सेकंड वाला फर्स्ट पर। तो ये क्या हुआ हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इफ़ जो कंजक्शन यहाँ पर यूज होता है वो डिपेंडेंसी दिखाता है, उसी को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल है, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। मैं तब बिजी था, या कहें कि व्यस्त था, तभी मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया। तो सिंस हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो बताता है वह कॉल क्यों नहीं कर पाया, क्या कॉल क्यों नहीं उठा पाया जब मैं बिजी था। तो इसमें एक कारण है, ये डिपेंडेंसी है सेकंड फ्रेज की या सेंटेंस की पहले पर। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज के कंजक्शन के टाइप होते हैं। इन टाइप्स के हिसाब से टाइम प्लेस या कहीं जगह के हिसाब से। तो उसमें हमारे पास पहला आता है टाइम। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो किसी जैसे कि सेंटेंस में कोई टाइम का बोध हो या टाइम के बारे में बताया जा रहा हो, तब वहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होते हैं वो होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में यूज होने वाले कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। तो ये जो हमारे हैं, जो जब टाइम का अर्थ दिखाते हैं सेंटेंस में टाइम का अर्थ प्रकट किया जाता है, तो वहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में होते हैं। ये सारे हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में यूज होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। इनको आप लिख के रखें या कहें नोट करके रखें। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माई कार। जब मैंने उसको देखा तब मैंने अपनी कार रोकी। तो कब रोकी, व्हेन क्या बताता है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो सेंटेंस जुड़े होते हैं उसके लिए व्हेन यूज किया गया है। आई सॉ हिम कब देखा, व्हेन देखा जब देखा। आई स्टॉप्ड माई कार, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो हमारा सेंटेंस है वो डिपेंडेंसी दिखाता है, उसने कार कब रोकी, तब उसने उसको देखा। तो उसके लिए जो कंजक्शन यूज हुआ है वो हुआ है व्हेन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। सेकंड वन हमारे पास एग्जांपल है, एज सून एज इट रेन्स द फार्मर विल सो द सीड। फार्मर अपने बीज कब बोते हैं, जब एज सून एज जितनी जल्दी हो सके, जब रेन आए या कहें बरसात हो। तो बरसात होना कारण है बीज बोने के लिए। तो एज सून एज टाइम के रिस्पेक्ट में दिखा रहा है कि वह कब बीज बोते हैं या कब पेड़ रोपते हैं, जब जितनी जल्दी हो सके बरसात आए। तो एज सून एज हमारा क्या हुआ, टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब प्लेस के रिस्पेक्ट में हो तो वहाँ आता है वेयर एंड व्हेनेवर। यू कैन गो वेर एवर यू वांट, तुम कहीं भी जा सकते हो वहाँ तुम चाहते हो। तो यहाँ पर भी यू वांट, जब तुम चाहोगे तभी तुम जा सकते हो। यहाँ पर भी डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी खोजने की प्रयास करें सेंटेंस में कि डिपेंडेंसी है या नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोई दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है पर्पस के रिस्पेक्ट में, यानी कोई कारण हो वहाँ पर, दैट, सो, इन ऑर्डर, सो दैट एंड लिस्ट। तो ये हमारे क्या है, पर्पस के रिस्पेक्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं किस लिए, कि हम जिंदा रह सकें। तो ये क्या हुआ, हमारा डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि अगर हमें जिंदा रहना है, हमें आप इसमें ऐसे कहते हैं कि क्वेश्चंस लगा सकते हैं कि
क्या हम करें तो जो पहला का सेंटेंस है उसका अर्थ निकले। हम कब जिंदा रह सकते हैं या क्यों जिंदे रह सकते हैं, जब हम खाएंगे। तो यही तो सेंटेंस दिखा रहा है, अर्थ दिखा रहा है। तो उसमें सो क्या है हमारा, पर्पस के रिस्पेक्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। रन फास्ट एज लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तुम्हें इतनी तेज भागना चाहिए कि तुम ट्रेन को मिस ना करो, तो उसके लिए लेस्ट कम से कम इतना तेज तो भागना ही पड़ेगा। तो इसमें ट्रेन मिस ना हो इसलिए कितना भागना पड़ेगा, किस कारण से भागना पड़ेगा, ट्रेन मिस ना हो। तो उसके लिए हमारे पास लेस्ट यूज हुआ है पर्पस के रिस्पेक्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आते हैं रिजल्ट के। तो रिजल्ट के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इसको आप रिलेटिव के रिस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसमें आता है हमारा सो दैट, सच दैट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड। वह इतना कमज़ोर है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। तो सो दैट हमारा क्या है यहाँ पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहे हैं इनको आप याद रखें, कौन सा किस चीज़ में यूज हो रहा है, कौन सा पर्पस का है, कौन सा रिजल्ट का है, कौन सा टाइम का है, कौन सा प्लेस का है। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपको यही देखना है कि डिपेंडेंसी है या नहीं है, और वो एग्जाम्पल में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनको ढूंढो और उसमें ये ढूंढो कि डिपेंडेंसी है या नहीं है। इसमें भी देख लो आप, डिपेंडेंसी है कि ही कैन नॉट इवन स्टैंड, क्यों खड़ा नहीं हो सकता, ही इज़ सो वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही सच अ फूल, वह इतना मूर्ख है, दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, इसमें आप वाई लगा के उसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट वाले को वाई के साथ यूज़ करें तो हमको सेकंड वाले का मतलब पता चल जाएगा वो क्यों नहीं हो सकता। वाई ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ही सच अ फूल, वह इतना मूर्ख है कि वह कोई भी चीज़ समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता, वह फूल है। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो डिपेंड है पहले पर। जब तक हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, अगर हम सिर्फ लिखें कि ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह कुछ नहीं समझता, क्यों नहीं समझता भाई, इसका अर्थ कहाँ निकलेगा, जब हम देखेंगे ही इज़ सच अ फूल, वह इतना मूर्ख है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब जो हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो एक संकेत बाधक होते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं संकेत बोधक कंजक्शन। तो संकेत बोधक जो हमारे पास कंजक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, वो कोई ना कोई रिलेशन दिखाते हैं और ज़्यादातर पेयर में यूज होते हैं, यानी पेयर में यूज होकर किसी न किसी नाउन, प्रोनाउन या सेंटेंस में रिलेशन दिखाते हैं। ज़्यादातर इनकी विशेषता आप यही मान के चलिए कि ये पेयर में यूज होते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, थॉग यट एंड वेदर और। एग्जाम्पल लेते हैं, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिम। ना तो उसके दोस्त और ना ही उसके माँ बाप या कहें कि माता पिता उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर को रिलेशन है कि नहीं जानते, कोई नहीं जानता। कौन कौन नहीं जानता, नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज पेरेंट्स। तो दोनों में एक रिलेशन है कि दोनों में एक ही चीज़ है, या कहें कि एक ही अर्थ दिखा रहा है कि वो उसके बारे में नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और दो चीज़ ऐसी हैं जो नहीं जानते, वो कौन कौन है, या दो नाउन कौन कौन सी हैं, हिज फ्रेंड्स एंड हिज पेरेंट्स, यानी टू थिंग, दो थिंग एक ही चीज़ को अर्थ लेती हैं, या कहें कि उसमें एक ही बात दिखाई जा रही है, एक ही अर्थ प्रकट किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग थिंग्स पर या नाउन पर या प्रोनाउन पर, उनको जोड़ेंगे पेयर में कोरिलेटिव कंजक्शन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इससे और समझ में आएगा। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मैं कोई भी चीज़ या दोनों चीज़ों के बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो वेदर, कि ही विल कम और ही विल नॉट कम। तो ही विल कम भी एक, क्या कहें, एक अवस्था है या एक स्टेट है, और ही विल नॉट कम एक अलग स्टेट है। लेकिन दोनों की विशेषता या रिलेशनशिप क्या है कि उन दोनों के बारे में मैं नहीं जानता।
तो उसके लिए कोरिलेशन हो गया ना कि ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। ही विल कम, आई डोंट नो। ही विल नॉट कम, आई डोंट नो। मैं दोनों स्टेट को नहीं जानता, दोनों परिस्थितियों को नहीं जानता, आई डोंट नो। तो उसके लिए वेदर आएगा यहाँ पर, एक अर्थ दिखाया जाएगा और उसके डिपेंड होंगे दो सिचुएशन उस पर डिपेंड होंगी, तब हम करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन सिंपल है। कंपाउंड कंजक्शन वो होते हैं जिसमें हम कंजक्शन के ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ वर्ड को यूज़ करते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द हों वो एक साथ कंजक्शन का प्रयोग करें। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, ये हमने कलेक्ट किए हैं। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ये तीन वर्ड हैं हमारे पास है। जब हम तीनों को एक साथ यूज करें तो वो क्या दिखाएंगे, कंपाउंड कंजक्शन बनाएंगे। तो कंपाउंड कंजक्शन का इन ऑर्डर दैट में एग्जांपल है, द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर दैट, द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो वो अनाउंसमेंट क्यों किया गया, इन ऑर्डर दैट, इस रिस्पेक्ट में यह जानने के लिए कि सभी लोगों को नए एग्ज़ाम की डेट के बारे में पता चले। इन ऑर्डर दैट बताता है कि अनाउंसमेंट वाज मेड, ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट सेकेंड वाला, सेकेंड एग्जाम्पल है, आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिस यूज इट। मैं तुमको पैसा या कहीं मनी, धन जब ही दूंगा तब उसका दुरुपयोग या प्रयोग नहीं करोगे, खराब क्या मिसयूज नहीं करोगे। तो उसमें क्या कंडीशन है या कहें कि क्या कंजक्शन दिखा रहा है, आई विल गिव यू मनी और यू विल नॉट मिसयूज इट के बीच में ऑन कंडीशन दैट। ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड कंजक्शन। थर्ड है इवन इफ। इवन इफ का क्या एग्जांपल है, इवन इफ शी विल सक्सीड इन लाइफ, इवन इफ शी फेजेस सम इनिशियल फेलियर्स। शी विल सक्सीड इन लाइफ even if she face some initial failure। वह लाइफ में, ज़िंदगी में सक्सीड होगी, सफलता प्राप्त करेगी, भले ही उसने कुछ ना कुछ शुरुआती फेलियर देखे हों। इवन इफ, सो दैट, यहाँ पर हम हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ तो एग्जाम्पल का अर्थ प्रकट करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ें, इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, शी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ शी फेस्ड सम इनिशियल फेलियर, यानी सारे एग्जाम्पल्स को आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बार बार हिंदी में करेंगे आपको क्या कहें कि अर्थ प्रकट करने के लिए, सोचने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें आपका एग्ज़ाम में टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, तो उसमें हम अगर ऐसे ही सोच सोच के उसमें टाइम बर्बाद करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, उसमें हम क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे। तो आप सीधे सीधे इंग्लिश में समझने की कोशिश किया करें। शी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ शी फेस्ड सम इनिशियल फेलियर। तो इसमें इवन इफ डायरेक्ट अपना अर्थ दिखाता है, अगर आप इंग्लिश में डायरेक्ट देखें तो हिंदी में कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइम लगता है। चलिए आगे चलते हैं। सो दैट वी ईट, सो दैट हमारा अगला है, इसमें देखते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं किस लिए, कि हम जिंदा रह सकें। तो किस लिए, वाई, क्यों, ये जो सारे शब्द होते हैं वो हमारा अर्थ दिखाते हैं कि वो कंजक्शन किस लिए यूज हुआ है। वी ईट, क्यों, क्यों खाते हैं, वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो उसके लिए क्या दिखाते हैं, सो दैट कंजक्शन यूज हुआ है। ऐसे ही हमारे कंजक्शन है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट क्या दिखाता है, यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट टू आफ्टर द पार्टी। तुम कोई भी ड्रेस पहन सकते हो या यूज कर सकते हो जो तुमको दी जाती है, एंड यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, और तुमको ये पार्टी के बाद वापस करनी पड़ेगी। हमारे जितने भी कंजक्शन के एग्जाम्पल होंगे उसमें पहले एक सेंटेंस होगा, क्लाउज होगा या फ्रेज होगा, उसके बाद भी एक सेंटेंस होगा, क्लाउज होगा या फ्रेज होगा। वो सेंटेंस होगा तो उस वक्त कंप्लीट अर्थ होगा उसका, फ्रेज होगा तो उसमें डिपेंडेंसी होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन
जितने भी कंजक्शन ज़्यादातर हमारे पास यूज होंगे उसमें कोई फ्रेज होगा, कोई क्लाउज होगा या कोई कंजक्शन वो सेंटेंस होगा, उन दोनों को जोड़ेगा एक कंजक्शन, या कहीं जो भी वर्ड उनको जोड़ेगा वो होता कंजक्शन। अब आता है एज थो। एज टू क्या दिखाता है? ही शो ऑफ एज थो ही इज़ वेरी रिच। वह ऐसा क्या कहें कि इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है कि वह बहुत अमीर है। तो एज थो क्या दिखाता है? ही इज शो ऑफ ही इज़ वेरी रिच। इन दोनों के बीच में रिलेशन। एज वेल एज राम एज वेल एज ही हिज फ्रेंड्स हैज़ कम टू द पार्टी। राम के साथ साथ उसके दोस्त भी पार्टी में आने वाले हैं या आ चुके हैं। एज सुन एज द फार्मर विल सो द सीड, ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो एज सुन एज भी हमारा कंपाउंड में आता है। अब पढ़ते हैं कुछ रूल्स ऑफ कंजक्शन। रूल्स ऑफ कंजक्शन में पहले लेते हैं स्कार्सली एंड हार्डली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन एंड नॉट बाय देन। जब कोई भी एग्जाम्पल हो उसमें स्कार्सली और हार्डली हमारे आए कंजक्शन के तौर पर, या आपको ना पता चले कंजक्शन के तौर पर है या नहीं है, अगर स्कार्सली और हार्डली कोई भी सेंटेंस में यूज हो तो उनके बाद वैन आएगा, ना कि देन। अगर देन हो तो वो स्पॉट ऑन द एरर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि स्कार्सली और हार्डली अगर कोई भी सेंटेंस में यूज हो तो वो वैन से ही फॉलोड होंगे। फॉलोड यानी के बाद वैन आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट व्हेन द रेन स्टार्टेड। जल्द से जल्द मैंने इंस्टीट्यूट के लिए या भवन के लिए जाना चालू कर दिया तब की रेन आ चुकी थी, या कहीं बरसात शुरू होने से पहले ही मैं निकल चुका था। हार्डली ही हैड अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। ही हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। वह मुश्किल से ही वहाँ पहुँचा होगा तभी उसको दोबारा वहाँ से जाना पड़ गया। तो हार्डली ही हैड अराइव वैन, तो यहाँ पर हम वैन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर देन होगा तो वो गलत माना जाएगा। सेकंड देखते हैं। वैन सपोज इज यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू डिनोट अ कमांड और रिक्वेस्ट, इट इज़ फॉलोड बाय इफ़। और दूसरा ये है कि तब भी कभी कोई एग्जाम्पल में हमारे पास सपोज यूज हो तो वो इफ़ के साथ ही प्रयोग होगा। कैसे? सपोज यू आर कॉट, व्हाट विल हैपन टू योर पेरेंट्स। सपोज यू आर कॉट, व्हाट विल हैपन टू योर पेरेंट्स। ये एक अलग एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो जिसमें सपोज का यूज हो तो यहाँ पर हमारा सपोज इफ़ यू आर कॉट आएगा। यहाँ पर हम जोड़ेंगे इफ़। सपोज इफ़ यू आर कॉट व्हाट विल हैपन टू योर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सपोज के बाद इफ़ आएगा। अब आता है नो सूनर इज़ फॉलोड बाय देन एंड नॉट बाय व्हेन। लेकिन जब नो सूनर आया जल्द से जल्द जिससे भी पहले, या नो सूनर इससे कोई नहीं आया पहले, नो सूनर जब भी कोई भी एग्जाम्पल में यूज हो तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे देन। वहाँ पर कोई वैन का यूज नहीं होगा, वहाँ पर होगा देन का यूज। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन द रेन स्टार्टेड। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन द रेन स्टार्टेड। इनको आप एज इट इज़ ले लें अर्थ प्रकट करके, या हिंदी में आपको सोचेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। अगर नो सूनर आए तो हमको देन का यूज करना है, अगर सपोज आए तो इफ़ का यूज करना है। समझे? और यदि स्कार्सली और हार्डली जैसे शब्द आए तो वैन का यूज करना है। अब आता है सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ एवर बोथ आर करेक्ट बट सेल्डम और एवर इज इनकरेक्ट। क्यों गलत है ये? कि सेल्डम जो होता है हमारा कभी कभी के लिए यूज होता है ना, कि ऑफ्टन, सेल्डम के जो कोई भी अर्थ या कोई स्थिति बार बार प्रकट ना हो, कभी कभी बहुत ही रेयर केस में यूज हो तो हम सेल्डम का यूज करते हैं। तो इसमें सेल्डम और नेवर या तो कभी कभी या कभी नहीं हुई।
सेल्डम इफ़ एवर, सेल्डम कभी कभी या कभी हो जाती है, बट जब यहाँ पे सेल्डम और एवर का यूज करते हैं तो ये बताता है कि कभी कभी और हर बार, तो ये अलग अलग अर्थ हो गए। तो सेल्डम और एवर कभी भी यूज नहीं किया जाता। यदि हम कंपाउंड कंजक्शन में इनको लें तो सेल्डम और एवर अगर आपको कहीं पर भी दिखे एग्जाम्पल में तो वो सेंटेंस गलत होगा। स्पॉट द एरर में क्या हमारे पास स्पॉट किया जाएगा, सेल्डम और एवर। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवीज इन थिएटर। तो यहाँ पे सही अर्थ दिखाता है कि ही सेल्डम या तो वह कभी कभी जाता है या कभी नहीं जाता मूवीज देखने के लिए। अब आते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और ईटीसी शुड बी फॉलोड बाई सेम पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेम फंक्शन। जब ये कंजक्शन किसी भी सेंटेंस में आए तो उसमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया जाना चाहिए। वो कैसे, ये आपको पूरा ग्रामर कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगा, टेंस वेंस सब कुछ। ही अग्रीड नाइदर टू माई प्रपोजल नॉट टू हिज, ही हेल्प्ड हिज मदर। तो ये एग्जाम्पल है, आप इनको देख लें। अब आता है कंजक्शन थू। थू या ऑल थो एंड बट डू द वर्क ऑफ सेटिंग वन स्टेटमेंट अगेंस्ट बाय द वे ऑफ अपोजिशन। यानी जो थो बट जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं या कंजक्शन होते हैं, वो जब एग्जाम्पल है कि सेंटेंस में आते हैं तो वो एक अपोजिशन के वे में या कहें कि विपरीत अर्थ प्रकट करते हुए एक सेंटेंस को दूसरे से कोरिलेट या रिलेट करते हैं। तो जब कभी भी अगर थो हमारे पास आए तो उसके बाद यट का प्रयोग करना है, समझ गए। जब कभी भी किसी सेंटेंस में थो का यूज हो तो बाद में उसके यट का प्रयोग किया जाएगा। थॉ ही वर्क हार्ड यट ही कुड नॉट स्टॉप द क्लास। भले ही उसने कितना भी परिश्रम किया हो लेकिन वह क्लास को चुप या क्लास शांत नहीं करवा पाया। थॉग यट, ये कॉम्बिनेशन रहेगा, इसको आप याद रखें। आफ्टर द एडजेक्टिव अदर द ओनली वर्ड दैट कैन बी करेक्टली यूज्ड इज देन। तो ऐसे ही हमारे पास अगर अदर का यूज हो तो उसके बाद सबसे जो अच्छा वर्ड हमारे पास यूज करने के लिए सिंटेक्स के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से वो होगा देन, ना कि फ्रॉम, बट, एक्सपेक्ट। अगर ये आए तो भी हमारा स्पॉट एरर हो जाएगा या एरर माना जाएगा। ही हैड नो अदर ऑप्शन देन टू फाइट, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था लड़ने के अलावा। शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट देन हर गुड लुक्स। तो यहाँ पर भी हमारा है अदर के साथ देन, अदर देन। तो ये आप याद रखें कि तब भी कभी भी यह अदर का यूज हो तो वहाँ पर देन का प्रयोग साथ में किया जाएगा। अब आता है कंजक्शन दैट। जो हमारा दैट कंजक्शन होता है, आर यूज इन फॉलोइंग केसेस। दैट का यूज हम कब कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में दैट का यूज नहीं किया जाता। तो ही सेड आई एम स्मार्ट, तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है, तो इसमें हम दैट का यूज नहीं करते। इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट स्पीच हो तब भी हम दैट का यूज नहीं करते अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, यानी कोई क्वेश्चन पूछता है। ये तो आपको पता होगा, जब डायरेक्ट से इंटरोगेट चेंज करते हैं तो हम ज़्यादातर सैड या ऐसे कोई सेंटेंस को जब वर्ड्स को चेंज करते हैं तो वहाँ पर दैट ना लगाकर WH वर्ड लगाते हैं, तो वहाँ पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे। ही आस्क्ड हु ही वाज। अब आता है नथिंग एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट नॉट बाई देन। लेकिन जब नथिंग एल्स आए तो वहाँ पर हमको बट लगाना है, ना कि देन। ये सारे एग्जाम्पल सुन सुन के आप पागल कहीं ऐसा ना हो, आपको सारे याद रखने हैं, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठा करें और नोट करते जाएं कि नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, बट। एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ नथिंग एल्स बट योर केयरलेसनेस दैट यू हैव फेल्ड इन एग्ज़ाम। यह कुछ नहीं या कोई विकल्प नहीं बल्कि तुम्हारी लापरवाही है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हुए। तो नथिंग एल्स बट, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं कंजक्शन के, इनको आप अलग से लिख के रखिए।
कि नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, बट, सो के साथ क्या आएगा, दैट, थू के साथ क्या आएगा, बट, इफ, देन, यट, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस आफ्टर एज इफ, एज थॉट शुड बी अवॉइडेड। जो कोई प्रेजेंट टेंस में हम यूज करें तो एज इफ ये सारे हमको अवॉइड करने चाहिए। तो ही लुक्स एज इफ ही सस्पेक्टेड समथिंग, तो यहाँ पे हमने सस्पेक्टेड को सेकंड फॉर्म में बदल दिया। अगर हम यहाँ पे सस्पेक्ट्स करते तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता और वो गलत होता। तो ही लुक्स एज ही हैज सस्पेक्टेड समथिंग। अब आता है बोथ इज फॉलोड बाय नॉट, बोथ इज फॉलोड बाय एंड। बोथ जो हमारा होता है वो एंड से फॉलो किया जाता है, या कहें कि बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, ना कि एज वेल एज। बिसाइड्स बोथ हैज पॉजिटिव सेंस एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। तो बोथ जो होता है इसके लिए हमारे पास यहाँ दो नियम बन गए कि बोथ के साथ क्या यूज होगा, एंड, यानी बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन मिल गया हमको। और जो बोथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको यूज नहीं करते। बोथ अमन एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, बोथ एंड, नाइदर नॉर। जब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, नाइदर और नॉर का यूज करते हैं, ना कि बोथ नॉट। समझे, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होगा। अब आता है सेकेंड, अनलेस। Unless means if not and therefore it should not be used in sentence or clause which is already negative. Unless का मतलब ही नेगेटिव होता है कि यदि, नहीं, अगर, ना मिला या कुछ भी। तो जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है अनलेस, तो अगर सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो वहाँ पर अनलेस का यूज नहीं किया जाएगा। अगर अनलेस किसी सेंटेंस में यूज हो तो वहाँ पर वो सेंटेंस पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पर अनलेस का यूज नहीं होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो तुम कठिन परिश्रम करो या तुम फेल हो जाओ या पास हो जाओ। चलो इन एग्ज़ाम हमारे जो रूल्स हैं इनको दोबारा एक हिसाब से रिवीजन करते हैं, और आप अब कॉपी पेन लेके इनको नोट कर लें। अब शॉर्ट में बताता हूँ कि जब कभी भी अनलेस आए तो वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा। यानी अनलेस हो और पूरे सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर, नाइदर ऐसे शब्द हों तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो पहला नियम लिखिए कि अनलेस के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें अनलेस यूज नहीं होगा। ठीक है, पहला नियम बन गया। सेकंड बनाओ, बोथ के साथ हमेशा एंड यूज होगा, और बोथ भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा। थर्ड है हमारा, नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट आएगा, और प्रेजेंट टेंस में यदि एज इफ या एज थॉट जो हमारे एग्जाम्पल में हो तो प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं किया जाएगा। जो हमारा कंजक्शन दैट है वो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में इंटरोगेटिव हो तो यूज नहीं करते। जो हमारा एडजेक्टिव अदर है स्कार्सली और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग करेंगे। सपोज के साथ इफ का प्रयोग किया जाएगा। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाएगा। सेल्डम और एवर, सेल्डम इफ एवर का प्रयोग कर सकते हैं, सेल्डम और एवर का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे जो सेंटेंस में अगर कंजक्शन यूज हों तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंजक्शन थोग और ऑल्थोग के साथ हमेशा यट का प्रयोग किया जाएगा, यानी थॉग प्लस यट। अगला है अदर एडजेक्टिव जो हमारा होगा उसके साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है, तो ये सारे जो हमारे रूल्स हैं इनको आपने नोट कर लिया होगा सिंपल फॉर्म में जो मैंने अभी बताया, जिससे आपको आसानी रहेगी पूरा सेंटेंस समझने में और एरर को देखने में। पूरा का पूरा रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो। अब इसमें पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्पॉट द एरर के क्वेश्चन ऑन कंजक्शन। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। या तो तुम हमको कीज या सेफ की चाबी दे दो या तुमको हम शॉट करेंगे या गोली मार देंगे। या ये हिंदी अर्थ आपको ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो यहाँ पे क्या गलती है? अभी अभी मैंने रूल्स बताया कि अनलेस के साथ यदि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो तो यहाँ पर अनलेस नहीं होगा, या अनलेस हो तो नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे गलती है नॉट की, तो नॉट को हटाओ। तो सही सेंटेंस क्या बना? अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ और यू विल शॉट। तो यहाँ पर स्पॉट द करोड़ में हमारा आंसर क्या हुआ? ए। सेकंड में देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम द एग्जिस्टिंग वंस। ऐसा प्रतीत होता है कि जो हम मशीन्स की कॉस्ट है वो इतनी 10 गुना अधिक है अभी जो मशीन है उनसे ज़्यादा, या कहें उसको छोड़ो, इंग्लिश में देखो, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। तो यहाँ पर क्या गलती दिख रही है? यहाँ पर गलती दिख रही है एज सो के साथ एज। या तो सो के साथ दैट आएगा या एज के साथ एज आएगा। एक ना एक तो हमको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सो को रिप्लेस किया है एज से। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी एज हाई एज। तो जो एज हाई हैज है हमारे, ये क्या है? कंपाउंड कंजक्शन। 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। तो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल का आंसर क्या हुआ? स्पॉट द एरर में हमारे पास है सी है इसका आंसर। अगला लेते हैं, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट कम टू असेंबली रूम फॉर प्रेयर। तो इसका हमारे पास एज सुन एज द पियोन बेल्स द रिंग द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। यहाँ पर आपको गलती दिखती है देन की। एज सुन एज के साथ कोई भी कंजक्शन यूज नहीं किया जा सकता। एज सुन एज अकेला प्रयोग किया जाता है तो उसमें हमको देन का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देन को यहाँ से हटाओ। तो एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा? एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। तुम्हारा यहाँ पर स्पॉट द एरर का क्वेश्चन का आंसर क्या बना? ए पार्ट में हमारे पास गलती है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, ऑल्थो दीज बुक आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट बाय दैम बिकॉज दियर सीनियर्स डिड सो। भले ही ये किताब उनके लिए अच्छी नहीं है या उपयोगी नहीं है, लेकिन वो उनको खरीदते हैं क्यों? कि उनके सीनियर्स ने कहा। तो यहाँ पर हमको सिंपल याद रखना है, ऑल्थोक के साथ क्या आता है, थोक के साथ क्या आता है? यट। तो यहाँ पे यट तो दिख नहीं रहा, बट दिख रहा है। तो बट हमारा रॉन्ग वे में यूज होगा, तो रॉन्ग हटाओ इसको, बट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो बट यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा यट। रूल्स को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, इससे आपको स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो मैंने एक बार रिवीजन बताया है उसमें आपको ऑल्थो के साथ बट यूज होता है, एज सून एज के साथ कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, सो के साथ दैट का यूज किया जाता है, अदर के साथ देन का यूज किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में लिख लो और उनको याद कर लो कि इसके साथ ये होगा तो ये नहीं होगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी स्पॉट द एरर क्वेश्चन करने में। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या बनेगा? ऑल्थो दीज क्वेश्चंस आर नॉट यूजफुल यट द स्टूडेंट बाय देम बिकॉज दियर सीनियर डिड। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? बी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम स्टेशन के साथ बने रहिए। एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप की सीरीज़ पूरी देखने के लिए एक्स एंड वाई ग्रुप इंग्लिश कंप्लीट क्रैश कोर्स को फॉलो करें। प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा।
प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहिए, एग्ज़ाम स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।